स्वागत है आप लोगों का एक नए लेक्चर में। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर देखेंगे आप आज। और काफ़ी दिन से लेक्चर नहीं आ रहा था, उसके लिए फिर से सॉरी यार। कॉलेज का काम और अपना कुछ काम चल रहा था, इस वजह से नहीं आ पा रहा था, मौका नहीं मिल पा रहा था बनाने का। लेकिन आज फिर से स्वागत है आप लोगों का। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर देखेंगे आज हम लोग। तो हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास निकालना धीरे धीरे सीख रहे हैं। और आज बारी है सॉलिड हेमिस्फीयर का निकालना सेंटर ऑफ मास। इससे पहले हम लोग हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकाल चुके थे, जिसका जो सेंटर ऑफ मास था 0,r/2 पे आया था। किसका ये आ रहा था? हॉलो हेमिस्फीयर का। और आज अपने को सॉलिड हेमिस्फीयर का निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेंटर ऑफ मास निकालने से पहले तो हम लोग को पता है कि अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है किसी भी यूनिफॉर्म मास सिस्टम का, तो अपने को छोटा सा एलिमेंट निकालना होता है। और उस छोटे से एलिमेंट के लिए अपने को पूरे बॉडी की सेंटर ऑफ मास के लिए पूरा इंटीग्रेशन करना होता है लिमिट लगा के। हाँ सर, पता है ये बात आपकी। अच्छा सर, और अगर ये बात अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो वो जाके मेरी पुरानी वीडियोस देखे, उसे ये बात बकायदे समझ में आ जाएगी। तो जैसे हम लोग एलिमेंट्स लेते थे, जैसे रिंग पे हम लोग एलिमेंट लेते थे एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट, और हम लोग सॉलिड हेमिस्फीयर का भी लेने वाले हैं। हॉलो हेमिस्फीयर में हम लोग एलिमेंट ले चुके हैं। कैसे हॉलो हेमिस्फीयर में लिए थे? थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा आर डी थीटा का एलिमेंट लेके पूरा इंटीग्रेट किए थे। और आज हम लोग सॉलिड हेमिस्फीयर का डिस्क का इसी तरह लिए थे, आर पे जाके डी आर का छोटा सा एलिमेंट लिए थे। तो आज हम लोग सॉलिड हेमिस्फीयर का लेंगे। कैसा एलिमेंट तोड़ा जाता है सॉलिड हेमिस्फीयर में? तो इसका दो तरीका है बेसिकली। एक तरीका तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, और एक तरीका ऐसे भी डिस्क काट के भी लिया जा सकता है। लेकिन सॉलिड हेमिस्फीयर का जो सिंपल वे है सेंटर ऑफ मास निकालने का, वो आप क्या करिए कि आर पे जाइए और डीआर का एक छोटा सा हॉलो हेमिस्फीयर का एलिमेंट आप लोग ब्रेक कर लीजिए। जैसे आप हॉलो हेमिस्फीयर ऐसे करके निकाले थे, आज आप हॉलो हेमिस्फीयर लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से आप हॉलो हेमिस्फीयर लीजिए, मतलब एक आर पे जाके एक डीआर मोटाई का एक हॉलो हेमिस्फीयर आपको क्या करना है? हॉलो हेमिस्फीयर का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। और इस छोटे से आर एलिमेंट के लिए आपको 0 से आर तक की इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देनी है। अच्छा सर, आपकी बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई। यानी कि अगर हम लोग हॉलो हेमिस्फीयर का अगर सेंटर ऑफ मास देखें तो अपने को पता है 0,r/2। तो आपको सिमेट्री से दिख रहा होगा कि जो एक्स यूएम आएगा, सिमेट्री से अगर वो एक्स यूएम की अगर बात करें तो वो 0 आएगा। अपने को जो निकालना है वो केवल YCOM ही निकालना है। और YCOM निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? इंटीग्रल ऑफ DMY अपॉन इंटीग्रल ऑफ DM। हाँ की ना? यानी कि अपने को DM चाहिए और Y चाहिए। Y क्या होता है सर? Y इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ DM मास। हाँ की ना? DM मास। क्या Y अपना जो होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है DM मास का? और Y क्या है? सेंटर ऑफ मास। जो डीएम मास है वो अपना डीएम मास क्या है? वो एक हॉलो हेमिस्फीयर है। और जो हॉलो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां होगा? r/2 पे होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस वाले केस में जो y है वो स्मॉल r/2 है, क्योंकि हम लोग पिछले ही लेक्चर्स में निकाल चुके हैं कि जो हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास होता है वो r/2 पे होता है। तो यहां पे जो r होगा इस हेमिस्फीयर के लिए, हॉलो हेमिस्फीयर के लिए, जो हम लोग ये पतली से रिंग काटे, ये हेमिस्फीयर काटे हैं dr, जिसका मास dm होगा, इसमें कितना मास वो इक्विप्ड होगा? डीएम होगा। हाँ की ना? वो डीएम मास का सेंटर ऑफ मास स्मॉल r/2 पे होगा। यानी कि y अपने को पता चल गया कि दैट इज r/2। अच्छा सर, y पता चल गया, लेकिन क्या अब अपने को dm भी पता करना होगा? तभी तो हम लोग यहाँ पे dm पुट करके और पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे। हाँ की ना? हाँ सर करेंगे। तो अब हमको ये बताओ कि यहाँ पे सिग्मा होगा, रो होगा, क्या होगा? यहाँ पे सिग्मा, रो, लेमडा क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर हम लोग सॉलिड हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो अपने को रो लेना होगा। रो इज व्हाट? दिस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो इज व्हाट? मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिग्मा में क्या होता था? मास पर यूनिट एरिया। और लेमडा में क्या होता था? मास पर यूनिट लेंथ। हारी बात समझ में कि नहीं? तो यहां अगर वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो हम लोग को यह देखना होगा कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास इक्विप्ड होता है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में, तो अगर हम इस बात करें कि इस पूरे बॉडी का मास m है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास इक्विप्ड होगा? m/2/3πr³। हाँ की ना? क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की अगर बात करें तो वो कितनी होती है? 4/3πr³। लेकिन यहां पे
हेमिस्फीयर है, यानी कि स्फीयर का आधा। तो अपने को 2 करेंगे तो 4/3 πr³ विल चेंज इनटू 2/3 πr³। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसको और अच्छे से सॉल्व कर लो। तो दिस विल बिकम 3m/2πr³। हाँ की ना? हाँ सर, बात आपकी समझ में आ रही है। अच्छा सर, दिस इज द एक यूनिट का मास, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम का मास। लेकिन अपने को किसका निकालना है? डीएम मास का, सॉरी, ये जो डीएम मास है उसका मास निकालना है। मतलब ये छोटे से स्लिट का मास, यानी कि छोटे से हेमिस्फीयर का मास निकालना है। हाँ की ना? तो ये तो एक यूनिट का मास है अपने। लेकिन अगर हम लोग इस एरिया की बात करें, अगर इस वॉल्यूम की बात करें, ये जो अपना क्या कहते हैं इसको, ये हॉलो हेमिस्फीयर जो है, ये शेडेड रीजन का निकालना है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो वही रीजन केवल कट किए हैं। तो इस शेडेड रीजन की क्या वॉल्यूम होगी, अगर वो हम लोग फाइंड आउट कर ले, तो क्या हम लोग इस पूरे डीएम मास, सॉरी, इस पूरे डीआर का क्या मास पता कर सकते हैं? हाँ की ना? इस छोटे से एलिमेंट का क्या हम लोग मास पता कर सकते हैं? तो यार देखो, इस ये जो शेडेड रीजन है उसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 2πr² इंटू डी आर। सिंपल। क्या इसका जो वॉल्यूम होगा इस छोटे से शेडेड रीजन का, क्या यही होगा? 2πr² इज व्हाट? इस छोटे से शेडेड रीजन की एरिया, और डीआर इज उसकी मोटाई। तो एरिया इंटू मोटाई क्या वॉल्यूम दे देगी। और डीएम मास निकालना है तो ये एक टॉफी का दाम है, और तो 2 टॉफी का दाम कितना होगा, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज द एरिया ऑफ डीआर, एरिया, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ डीआर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ डीआर, मतलब जो शेडेड रीजन, सीधे बोल लो, डीआर नहीं, शेडेड रीजन बोलो, शेडेड रीजन। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन। तो अगर हम बोलें कि अगर एक यूनिट टॉफी का दाम, यानी कि एक टॉफी का दाम कितना है? 3m/2πr³। तो पूछे 2 टॉफी का दाम इंटू 2 कर देंगे, 3 टॉफी का दाम इंटू 3 कर देंगे, 4 टॉफी का दाम इंटू 4 कर देंगे, तो इतने टॉफी का दाम इंटू दिस कर देंगे, यानी कि 2πr² इंटू डी आर। खत्म। अरे यार, तुम्हें तो आया ही नहीं। अच्छा सर, आ गया सर, आ गया। अच्छा सर, कोई बात नहीं। तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यार? क्या पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यार? हाँ सर, आ रही है आपकी बात समझ में। तो क्या बचेगा? क्या अपने पास 3m/r³ इंटू r² इंटू डी आर। हाँ की ना? हाँ सर, बात आपकी समझ में आ रही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो क्या ये अपने पास डीएम आ गया? दिस इज विल बिकम 3m/r³ इंटू r² डी आर। हाँ की ना? हाँ सर, आपकी बात समझ में आ गई। क्या अपने को डीएम मिल गया? क्या अपने को वाई मिल गया? क्या यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो YCM विल बिकम इंटीग्रल ऑफ डीएम विल व्हाट? डीएम विल बिकम 3m/r³। अब केवल कैलकुलेशन करना है, r² डी आर। हाँ की ना? और इंटीग्रल ऑफ डीएम देखो, डायरेक्ट एम लिख सकते हो, क्योंकि अगर डीएम 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 मास सारा ऐड करोगे तो क्या एम आ जाएगा वो, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं एम। इसको कैलकुलेट करके भी चाहो तो डीएम यहां पे पुट करके भी सॉल्व करो, बात वही है। हाँ की ना? अच्छा सर, बात आपकी समझ में आ गई कि अगर हम लोग डीएम डीएम करके सारा ऐड करेंगे तो वो तो एम ही की इक्विवेलेंट आएगा ना यार। अरे हाँ सर, आपकी बात समझ में आ गई। अच्छा सर, समझ में आ गई। तो YCM विल बिकम व्हाट? YCM विल बिकम, अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक? क्या 0 से r तक इंटीग्रेशन करेंगे? हाँ की ना? क्या लिमिट लगाना, बात समझ में आ रही है कि कहा हम लोग 0 से r तक लिमिट लगाएंगे? हाँ की ना? हाँ सर, 0 से r तक लिमिट लगाएंगे। तो क्या m से m कैंसिल हो जाएगा सर? क्या 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा सर? क्या r³ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा सर? अच्छा, क्योंकि रेडियस ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज कांस्टेंट। हाँ की ना? वेरिएबल क्या है? क्या ये स्मॉल r है? तो दिस विल बिकम, क्या हम लोग बोल सकते हैं, दिस विल बिकम r³ बाई, क्या r³ बाई 3, r³ बाई 3 क्या आएगा? ये लिमिट बताओ क्या आएगा? 0 से r तक अगर हम लोग लिमिट लगाते हैं, बिकम, ये क्या हुआ यार? एक मिनट, सॉरी, यहां पे देखो y जो है वो हम लोग लिखना भूल गए। ये जो 3m/r³ इंटू r² डी आर लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं हम लोग? ये तो केवल ये लिखे हैं। अरे यार, y लिखना भूल गए हो, इसीलिए ये गलत आ रहा है। देखो ना, 3 से 3 कट जाएगा, और जब हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 से r तक तो ये r से r कट जाएगा, तो खेल ही खत्म, ये तो 1 आ गया। और YCM हमको पता है कि बेसिकली आप लोग भी बहुत ज्यादा सॉल्व करते रहेंगे तो आप लोग को आंसर इसका याद हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 3r/8। अपने को ये बात पता है, लेकिन हम लोग यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, और क्या हम लोग यहाँ पे y को भूल रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कुछ भी गलती होती है तो वो पकड़ में आ जाती है। तो बेसिकली आप यहाँ y भी लिखिए, और y इज व्हाट? r/8, सॉरी, r/2। y अपना क्या है? r/2 है, इंटू r/2 करेंगे। ठीक है, तो YCM विल बिकम 3, और ये r है, तो भाई जाहिर सी बात है, अगर ये r है तो क्या कैलकुलेशन में dr के साथ ये भी इंटीग्रेट होगा?
हाँ कि ना, क्योंकि ये आर के साथ होगा यानी कि अपना ये वाला स्टेप गलत हुआ है। तो गलती भी हम चाहते तो इसको एडिट करके फिर वो कर देते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग देखिए, क्योंकि गलती अगर हुई है तो वो पकड़ में आ जाएगी। तो वाई सी एम विल बिकम, तो जाहिर सी बात है एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से करो। तो 3 इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, हाँ कि ना, और लिमिट अपने को लगानी, तो आर स्क्वायर ये है और ये एक आर ये है, तो क्या दिस विल बिकम आर क्यूब डी आर, और ये आर क्यूब एक ये भी है तो आर क्यूब ये भी लिख लो। इंटीग्रल ऑफ 0 टू आर ऐसे लिख लो, हाँ कि ना। ये 0 टू आर लिमिट लगाए भैया, किसी को अगर दिक्कत हो रही हो तो समझ लो, ये 0 टू आर ये लिमिट भी लगाए हुए हैं, हाँ कि ना। तो वाई सी एम विल बिकम वॉट, अब बस इंटीग्रेशन करना है, 3/2 आर क्यूब, और ये ऐसे, ये दिस इज आर क्यूब डी आर, इसको इंटीग्रेट कर लो भैया, दिस विल बिकम आर पावर 4/4, यानी कि आर पावर 4/4। और लिमिट जब 0 टू आर लगाओगे तो हम डायरेक्ट लिमिट के साथ लिख देते हैं, ठीक है, ये आप लोग समझ जाइएगा, हम डायरेक्ट कैपिटल आर लिख देते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि अगर लिमिट लगाएंगे तो यही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये आर क्यूब से ये कैंसिल, अरे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वाई सी एम विल बिकम 3r/8। तो क्या वाई सी एम यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, क्या वाई पे क्या 3r/8 आ गया, और इसका x तो अपने को स्टार्टिंग से ही पता था कि 0 आएगा, वो तो हम लोग सिमेट्री से देख के ही समझ गए, हाँ की ना। तो वाई सी एम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर क्या 3r/8 पे आएगा, हाँ की ना। हाँ सर, आपकी बात समझ में आ गई। क्या एक्स सी एम इज 0, क्या सिमेट्री से देख के पता चल गया। क्या वाई सी एम इज 3r/8, हाँ की ना। कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है। बस अपने पास केवल एक फॉर्मूला है कि दैट वाई सी एम इज इंटीग्रल ऑफ डी एम वाई अपॉन डी एम। अब अपने को बस डी एम चाहिए और अपने को बस वाई चाहिए। वाई क्या है, वाई इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डी एम मास, और वो डी एम मास हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, हेमिस्फीयर एज्यूम किए हैं, होलो हेमिस्फीयर एज्यूम किए हैं। तो अपने को होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो पिछले लेक्चर में ही पता चल गया था, वो तो r/2 था, तो वो r/2 पुट कर दिए। और डीएम मास कैसे फाइंड आउट किए, क्या समझ में आ गया। पहले हम लोग एक यूनिट का मास निकालें, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम का मास निकालें, यानी कि एक टॉफी का नाम निकालें, और जितनी भी टॉफीज अपने पास है उसके लिए क्या कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए, सॉरी उसको मल्टीप्लाई कर दिए, हाँ की ना। क्या अपने को डीएम मास आ गया, और अपने को डीएम मास चाहिए और वाई चाहिए, और इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करनी है वो देख लो, और इस तरीके से सारे फिगर का तुम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का कि आप वाई पे जाके डीवाई का एक डिस्क ले लीजिए। हम ये होमवर्क एज आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग कोशिश करिएगा करने का, और जो भी अगर इसको कोशिश करता है डिस्क अगर इसको लेट करके सेंटर ऑफ मास निकालने का, वो कमेंट में लिख देगा। अगर अच्छा खासा कमेंट आ गया तभी हम अगले लेक्चर में इसका सेंटर ऑफ मास डिस्क एज्यूम करके सॉल्व कराएंगे, वरना नहीं कराएंगे। सिंपल सी बात है कि आप लोग सामने से रिस्पॉन्स करेंगे तभी हमको काम करने का मन करेगा, वरना नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा आप सोच के देखो। तो आप लोग के लिए एक एज अ होमवर्क रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। और इसके प्लेलिस्ट को आप लोग जाके अपने उसको सेव कर लीजिए, ताकि आप लोग के फ्रंट डेस्क मतलब फ्रंट पे ही हो, यूट्यूब खोलते ही आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाए। और जितने भी बाकी चैप्टर्स हम पढ़ा चुके हैं, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, एनएलएम हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, वेक्टर हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, ये सारे प्लेलिस्ट अगर आप लोग नहीं देखें, जाके आप लोग एक बार प्लेलिस्ट देखिए। और अगर पढ़ने का मन करे तो उसको आप लोग अपने सिंपल यूट्यूब पे सेव कर लीजिए, ताकि आप वो प्लेलिस्ट आपके सामने दिखे और आप जाके डायरेक्ट उस पर पढ़ाई कर पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों को शेयर करना तो ज़रूरी है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। यार हम सच बता रहे हैं, अगर ये जो इरेगुलर वीडियोस आ रही हैं, कुछ दिन थोड़ा गैप हो जा रहा है, अगर ये अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाए ना, तो हम अपने ज़रूरी काम भी हटा के इसमें टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर सामने से अगर हमें वो रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा तो हम अपने ज़रूरी टाइम कैसे हटाएंगे, हम अपने कॉलेज को कैसे उसको हटा करके और यहाँ पे टाइम देंगे, है ना। ये थोड़ा सा आप लोग को समझने वाली बात होती है, एक प्रायोरिटी वाली बात होती है। हम YouTube को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, लेकिन YouTube हमें प्यार नहीं देना चाहता है। तो वो प्यार दिखाने की कोशिश करो, ताकि हम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ले आ पाए। बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप लोगों के लिए बनाने का, कभी हम बताएंगे किसी पर्सनल वीडियो में। इस वीडियो में बना देते हैं, शायद बहुत कम बच्चे यहाँ तक आते हैं, बता देते हैं। हम एक ऐसा वीडियो या ऐसा कोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 11th का भी और 12th का भी, जिसमें आप लोग 20 आवर्स में क्लास 11th का पूरा सिलेबस और 20 आवर में क्लास 12th का पूरा सिलेबस, यानी कि 40 आवर्स में क्लास 11th प्लस क्लास 12th का पूरा सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। मतलब वो वीडियो ऐसी होगी 20 आवर्स की, जिसमें अगर कोई बच्चा 11th अच्छे से नहीं पढ़ाई किया है, मतलब
कई लोग क्रैश कोर्स टाइप का लाते हैं कि क्रैश कोर्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर जो बच्चा रिवीजन करना चाहता है वो देखे, लेकिन हम वो वीडियो ऐसा बनाना चाहते हैं, वो लेक्चर्स ऐसे बनाना चाहते हैं कि 20 आवर्स में जो बच्चा नहीं भी अगर पढ़ा हुआ है तो वो भी आके अगर पढ़े तो उसको भी समझ में आए, और एक अच्छी प्रैक्टिस करके जेई मेंस की भी क्वेश्चंस उठा करके और जेई एडवांस के भी क्वेश्चन उठा करके। हाँ, मेजर क्वेश्चन जेई मेंस के रहेंगे क्योंकि जेई मेंस में थोड़े छोटे क्वेश्चन होते हैं, एडवांस में थोड़े लेंदी क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, लेकिन हम अच्छे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को 20 आवर में 11 का और 20 आवर में 12 का वीडियो बनाने की सोच रहे हैं अभी, और उसका प्लानिंग शुरू कर दी कि कैसे उसको फ्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि केवल सोचने से नहीं हो जाता यार, फ्रेमिंग उसकी काफी इंपॉर्टेंट होती है कि कैसे आप 20 आवर में ले जाएंगे उसको। अगर 20 आवर में नहीं होगा तो 21 आवर में तो हो ही जाएगा, इतना तो कंफर्म है, थोड़ा एक दो आगे पीछे चलेगा, लेकिन 20 to 21 मतलब यही रेंज रहेगा, 22 होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए अगर यहां तक देख रहे हैं कि हमें ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है बहुत मजेदार चीज। कोई भी बच्चा हो फिजिक्स के लिए उसको वो लेक्चर, और अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है 2 साल में वो कर लेगा शॉर्टकट। तो बेसिकली शॉर्टकट नहीं है, ये मेरा मन है बनाने का, देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और भर भर के सपोर्ट दिखाइए ताकि आगे काम करने में हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।